नमस्कार, मैं आपके साथ अंजलि चौहान। जनसेतु के खास प्रोग्राम एनएनए में आपका स्वागत है। एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस। यहाँ हम बात करेंगे उन तमाम खास खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तमाम खबरों की। सूबे में दूसरी बार सत्ता में आई योगी सरकार गुंडों माफियाओं पर सख्त एक्शन लेती हुई दिख रही है, जिसका असर बदायूं में भी देखा जा रहा है, जहां गैर कानूनी तरीके से अर्जित कमाई जब्त करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अभी भी जिले भर में सट्टा माफियाओं का मकड़जाल फैला हुआ है और जो प्रशासन की आंखों में धूल झोंक रहा है। थाना मूसा झाग के गांव किशनी महेरा में प्रशासन ने शराब माफिया धर्मवीर उर्फ टुंडा की 20 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर बड़ी कार्रवाई की है। ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची पुलिस ने शराब माफिया के घर पर नोटिस चस्पा किया और उसके खेत खलियान पर भी सरकारी मुहर लगाते हुए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की। डीएम दीपा रंजन के दिशा निर्देश में पहुंचे अफसरों ने माफिया के परिजनों व ग्रामीणों को वार्निंग भी दी। कहा कि यदि अधिग्रहित जमीन आदि पर कोई छेड़छाड़ की गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि योगी सरकार की सख्ती से जिले में गुंडा तत्वों की नींद हराम हो गई है। वहीं जिले में सट्टा माफियाओं के हौसले अभी भी बुलंद हैं। उझानी में स्टोरिये पुलिस की आंखों में धूल झोंककर गरीबों की गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं, जिनका नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, जिसकी जद में बुजुर्गों से लेकर युवा भी अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो इस दलदल में महिलाएं भी धंसती जा रही हैं। आपको बता दें कि शहर के कई घरों को बर्बाद करने वाला ये धंधा कईयों की जान भी ले चुका है। मकड़जाल की तरह शहर में फैला ये काला कारोबार जहाँ गरीबों को कर्जदार बना रहा है, वहीं सट्टा किंग मालामाल होते जा रहे हैं, जो अवैध कमाई से आलीशान मकान, जमीन जायदाद व फोर व्हीलर जैसे सुख साधन का सुख भोग रहे हैं। देखना यह है कि इन पर योगी सरकार का चाबुक कब चलता है और कब खत्म होगा ये काला कारोबार। 3-7 हेक्टेयर कृषि भूमि क्रमशः 1/12, 1/24, 1/24 वो 1/12 भाग का बैनामा कराया गया है तथा घाटा संख्या 411 के रकुआ 2.437 हेक्टेयर कृषि भूमि के कुल 1/4 का बैनामा कराया गया है। दिनांक 4/5/2005 को घाटा संख्या 588 के रकुआ 0.253 हेक्टेयर कृषि भूमि का पूर्ण भाग का बैनामा कराया गया है। दिनांक 11/4/2008 को घाटा संख्या 559 के रकुआ 0.281 हेक्टेयर कृषि भूमि के 1/2 भाग का बैनामा कराया गया है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई पार्टियों के भगवा टोपी पहनने पर सत्ताधारी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग सपा की लाल टोपी पर ना जाने क्या क्या कहते थे, वे आज खुद टोपी पहने बैठे हैं। सपा अध्यक्ष ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए स्थापना दिवस समारोह में भाजपा नेताओं की तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा, जो लोग समाजवादी पार्टी की लाल टोपी के बारे में जाने क्या क्या कहते थे, वे आज खुद टोपी लगाकर बैठे हैं। और क्या कुछ बोले अखिलेश, आइए सुनते हैं। जो लॉकर से जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं, उनकी लूट हो गई, ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से, जिन जिन के लॉकर हैं कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में न बैठे कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती, लॉकर से लूट नहीं हो सकती। अगर कानपुर में लूट हो सकती है लॉकर में, तो हर जिले में भी कहीं न कहीं बैंकों के लॉकरों से लूट होगी। और मुझे याद है बीजेपी की जब सरकार बनी थी, गाजियाबाद में सबसे पहले सबसे बड़ी लूट अगर हुई थी तो लॉकरों में से रखा हुआ सामान की लूट हो गई। इसलिए मैं अपील करता हूं, जिनके लॉकर में सामान रखा है कम से कम अपने लॉकर के सामान की जांच करा लें। जो लोग समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पे न जाने क्या क्या कहते थे, आज खुद टोपी पहन करके सब कार्यक्रम कर रहे थे। ये चुनाव में जिस समय मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा था, पूरे चुनाव में ये बात कही गई कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, पेट्रोल डीजल से लेकर के सब महंगाई बढ़ेगी। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है,
हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन रही हो। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां महंगाई की मार है वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कई नौजवान इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने तक तैयार हो गए। तो जहां आत्महत्या हो रही हो, नौकरी ना हो, रोजगार ना हो, महंगाई बढ़ रही हो और भ्रष्टाचार खुलेआम बढ़ रहा हो। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को मानव अधिकार का पाठ पढ़ाया है। दंड विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार के हर स्टेप पर शंका खड़ा करना ठीक नहीं है। कुछ सदस्यों में मानव अधिकार की बात की है और सिर्फ मारने वालों का ही मानव अधिकार नहीं है। आपको जिसकी चिंता करनी है कीजिए, हम जीने वाले लोगों के मानव अधिकार की चिंता करेंगे। मैंने कल भी लोकसभा में कहा था 2 दिन पहले कि माननीय ह्यूमन राइट के 2 पहलू होते हैं। मैं मानता हूं कि जिसको कानून पकड़ता है उसका भी ह्यूमन राइट है, उसका भी सम्मान होना चाहिए। परंतु उपसभापति महोदय, हत्या जिसकी होती है, जो घर निराधार हो जाता है, जो घर का एक ही कमाकर घर का पालन पोषण करने वाला व्यक्ति मर जाता है, उसके बाल बच्चों का भी कोई ह्यूमन राइट होता है या नहीं होता है? इसकी चिंता भी सदन ने करनी है या नहीं करनी है? ह्यूमन राइट कभी एक तरफा नहीं हो सकता। जब बम धमाके होते हैं, टेररिज्म फैलता है, हजारों लोग मारे जाते हैं, मरने वालों का भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ टेररिस्टों का ह्यूमन राइट नहीं है। गुनाह के विक्टिम, उसका भी ह्यूमन राइट है, सिर्फ गुनहगार का ह्यूमन राइट नहीं है। अगर हम कानून बनाने वाली संस्थाएं ये दोनों ह्यूमन राइट के बीच में भले बुरे का अर्थ नहीं समझेगी, दोनों के बीच में संतुलन नहीं बनाएगी, तो हम किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? जो लोग कानून के भरोसे अपना जीवन जीना चाहते हैं, जिनकी संख्या 97% से ज्यादा है, इसकी चिंता न करें। इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए। मान्यवर, आप लोगों को जिसकी चिंता करनी है करिए। हम तो वो 57% कानून के हिसाब से लोगों को, जीने वाले लोगों के ह्यूमन राइट की चिंता करने वाले। मान्यवर, स्वतंत्रता का सबको अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट विद्वान लोगों ने यहां कोट किए, मगर हर जजमेंट में से सिलेक्टिव पार्ट ही अपना लेकर पढ़े। उसके आगे लिखा है कि स्वतंत्रता इस मात्रा में ही उपयोग होनी चाहिए कि किसी और की स्वतंत्रता का हनन न हो जाए। स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता है। स्वतंत्रता के दायरे हैं। स्वतंत्रता कानून के दायरे में संविधान के 4 कोने के बीच में दी गई है, और इस स्वतंत्रता की व्याख्या और किसी की स्वतंत्रता का हनन करने के लिए नहीं उपयोग की जा सकती। ये स्वतंत्रता नहीं। मान्यवर, स्वतंत्रता का सम्मान हम भी करते स्वतंत्रता का सम्मान। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग को सोशल मीडिया और अखबार की खबरों के जरिए पता लगा कि साउथ एमसीडी के मेयर ने आदेश दिए हैं कि नवरात्रों तक सभी मीट की दुकानें और होटल बंद रहेंगे। साउथ एमसीडी के मेयर ने सभी अधिकारियों को ये आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी, एडीएमसी के तीनों मेयर सहित कमिश्नर से जवाब मांगा है कि किस आधार पर आपने त्योहारों के वक्त दुकानें बंद करने के आदेश दिए हैं। तत्काल इस पूरे मामले में जवाब दें। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जाकिर खान ने इस मामले में कहा कि यह आदेश सभी का है और सभी को संवैधानिक आज़ादी है, लेकिन जैसे नवरात्रों का समय चल रहा है तो ऐसे रमजान का महीना भी चल रहा है। सभी लोगों को एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ हिंदू भाइयों के बहुल इलाके के, वहाँ मुस्लिम भाइयों को भी ख्याल रखने की जरूरत है कि उनको कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि लेकिन जो मुस्लिम बहुल इलाके के, वहां इस तरह का आदेश देना जरूरी नहीं।
ये साउथ एमसीडी के मेयर साहब ने एक बयान जारी किया था जिसके अंदर कहा था कि नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानें बंद की जाएं। देखिए ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारा जो हिंदुस्तान का कानून है उस कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप त्योहारों पे मीट की दुकानें बंद रखें, मगर जो कानून ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म के अनुसार कुछ भी खा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, कहीं पे आ जा सकते हैं, किसी तरीके का भी आप लिबास पहन सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। मैंने तीनों मेयर से एमसीडी के पूछा है और कमिश्नर साहब को भी नोटिस जारी किया कि क्या आप बताइए, क्या त्योहारों पे मीट की दुकानें बंद करने का कोई लिखित रूप में आदेश दिया है आपने, या ये मौखिक बयान है? अगर कोई मौखिक बयान, मेयर साहब एक सम्मानित पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो सम्मानित पद है मेयर साहब का, तो उस पे मेयर साहब ये बयान दें कि नवरात्रों पे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए। अधिकारी उन्होंने बुलाए, अधिकारियों को निर्देश दिए कि भाई इस तरीके से कहीं पे भी कोई अब दुकान चलती हुई नज़र आए तो उस पर आप सील करें। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके के आदेश नहीं देने चाहिए कि जो कि फ़िज़ा को बिगाड़े। जो हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, एक दूसरे के धर्म का हर व्यक्ति सम्मान करता है, मगर उससे भी बड़ी बात है आप अपनी नज़र में संविधान को रखें। जी संविधान क्या कह रहा है, हमारा कानून क्या कह रहा है। कानून से उठकर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान पे नहीं है, हर व्यक्ति को कानून का पालन करना चाहिए। अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप? ये हमने नोटिस भेजा, अगर ये किसी तरीके से, जो इसका नोटिस भेजने का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के अंदर भय का वातावरण पैदा हो गया, लोग जो है दुकानें बंद करने लगे, लोगों का डर होने लगा कि कहीं हमने दुकान खोली तो कहीं हमारी दुकानें सील ना हो जाए, अगर हमने कहीं दुकान खोली तो कोई असामाजिक तत्व आकर कोई तोड़ फोड़ ना करने लगे। तो इन चीज़ों से ये बात का भय को दूर करने के लिए अगर कोई आदेश इस तरीके का है तो लिखित रूप में हमारे पास नोटिस का जवाब आ जाएगा कि आदेश है कि हम दुकानें बंद करने का आदेश दिया है, तो लोग दुकान बंद करेंगे क्योंकि कानून का पालन करेंगे, कानून है। अगर कानून के अंदर कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है कि आप त्योहारों पे दुकान बंद करें, तो ज़बरदस्ती कोई भी व्यक्ति दुकानें बंद नहीं करा सकता। आज दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिल रहे समर्थन की चर्चा की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लोगों की उम्मीद बन रहा है, लोग इस मॉडल को अपने राज्य में भी लाना चाहते हैं। सिसोदिया बोले, लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति उत्साह देखकर बीजेपी में खौफ बढ़ता जा रहा है। जैसे सरकारें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम कर रही हैं और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है, तो जहां भी अब चुनाव होते हैं वहां माहौल यही बनता है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, वैसे ही जहां चुनाव होता है वहां भी लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहिए। आपने देखा गुजरात में जब केजरीवाल जी गए अभी रैली करने तो कितना ज़बरदस्त वहां पे जनता का रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल गए केजरीवाल जी तो वहां भी जनता का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल की जनता को रेस्पॉन्स को देखते हुए अब ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से घबरा गई है कि वहां पे अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। हमें बहुत अंदर से विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल जी की लोकप्रियता और केजरीवाल जी के प्रति हिमाचल की जनता ने जो कल रेस्पॉन्स दिया उससे घबरा के अपनी 4.5 साल की सरकार की नाकामी को अचानक उसको याद आ गया है कि 4.5 साल से सरकार चल रही थी हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की और उसने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी एक बेहद नाकाम मुख्यमंत्री साबित हुए। उन्होंने जनता के लिए वहाँ कुछ नहीं किया, ना स्कूल बनवाए, बल्कि स्कूल तो बंद किए, अस्पतालों में कुछ नहीं किया, बिजली पानी का बुरा हाल है, रोजगार का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे युवाओं के लिए। तो 4.5 साल की नाकामी को छिपाने के लिए और जनता के बीच ये कहने के लिए, देखिए जी पुराने मुख्यमंत्री ने कुछ किया, पता चला है कि जयराम ठाकुर जी को हटा के अनुराग ठाकुर जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है अब भारतीय जनता पार्टी। पर मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप चाहे ये चेहरे बदल लो, 4.5 साल आपने जो हिमाचल की जनता को धोखा दिया है, जो 4.5 साल आपने हिमाचल की जनता की उम्मीदों को तोड़ा है, आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, आपको उनकी याद नहीं आई। अब आपको जनता याद नहीं करने वाली है।
अब जनता के बीच केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं और कल जिस तरह से हिमाचल के कोने कोने से लोग मंडी में केजरीवाल जी के स्वागत में आए और केजरीवाल जी को एक मौका देने के संकल्प के साथ निकल के आए, उससे हिमाचल प्रदेश में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आप चाहे अब मुख्यमंत्री बदलो या मंत्री बदलो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आपको जनता से माफी मांगनी चाहिए हिमाचल की कि हमने आपके 4.5 साल खराब कर दिए। अब तो बीजेपी के खिलाफ देश की जनता आ रही है, फिर फ्रंट से काम नहीं चलेगा। देश की जनता को खड़ा होने की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से बीजेपी लगातार अहंकार में उसको लगता है कि हम तो बस इधर उधर के मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे और फिर जनता के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, स्कूल बंद कर देते हैं ये लोग आके। जनता इस बात को समझ रही है और केजरीवाल जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस में इसीलिए जनता भरोसा दिखा रही है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जयपुर में महंगाई के खिलाफ धरने में पायलट ने कहा, केंद्र सरकार से लगातार आर्थिक आतंक थोपा जा रहा है। ये केवल बढ़ी हुई कीमतों का ही सवाल नहीं है, बीजेपी को घमंड और अहंकार में राज करने की आदत पड़ गई है। इस देश में लगातार एक तरह का आर्थिक आतंक फैल चुका है। महंगाई को लेकर सरकार ने जो पहले वादे किए थे विपक्ष में रहते हुए, सत्ता बनने के बाद उन्होंने ऐसी खुली छूट दी है कि महंगाई आसमान छू रही है। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है, ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ लोग पीड़ित ना हो। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य सामग्री, हर चीज़ की महंगाई आसमान छू रही है। और मुझे दुख इस बात का है कि केंद्र की सरकार महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम उठाने का साहस भी नहीं कर रही है। हम लोगों ने देश भर में संसद के अंदर, संसद के बाहर और आज जयपुर के अंदर धरना किया, प्रदर्शन किया कि सरकार की जो कुंभकर्ण की नींद है वो खुल जाए। सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है, फौज में भर्तियां नहीं निकाल रही है, सरकार की संपत्तियों को कौड़े के दाम बेच रही है और गरीब जो मध्यम वर्ग है, जो गरीब तबका है, किसान वर्ग है, उस पर इस प्रकार का बोझ डाल दिया गया कि लोग गरीबी में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। 5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं। इस केंद्र सरकार को आज के धरने के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं कि दामों को कम करिएगा, बहाने मत मारिएगा। सरकार बनी है जनता के विश्वास के साथ। भाजपा की सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार दामों को कम करे। और आज का जो हमने धरना दिया है, पूरे प्रदेश में ब्लॉक जिला पर हमने धरना दिया, लेकिन जयपुर राजधानी है, यहाँ पर सब लोगों ने इस बात का आह्वान किया कि बिना समय गंवाए केंद्र की सरकार को महंगाई कम करने के लिए सार्थक कदम उठाने। नेशनल न्यूज एनालिसिस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।